हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज ही क्लास में हम लोग घटना चक्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लोग पार्ट 1 में हम लोग लगभग 300-400 क्वेश्चन कर चुके हैं लोग। और आज की सेशन में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही दिखा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है TRE 2 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, TRE 2 या 3 में पूछा हुआ था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो लिखा हुआ होम चार्जेज। होम चार्जेस के बारे में आप लोग अगर इतिहास का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि होम चार्जेस के बारे में TRE 2 में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। और मैं कई बार कहता हूं कि मैं NCERT SCERT आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। बस रह गया कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो ये घटना चक्र से बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ये IAS एग्जाम में पूछा गया था, IAS 2011 में, और यही क्वेश्चन उठा के दे दिया था TRE में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि होम चार्जेस से संबंधित क्या जानकारी है, तो इसके बारे में क्या जानते हैं। पहला जो लिखा हुआ है कि लंदन में इंडिया जो ऑफिस था उसका भरण पोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो होम चार्जेस जो निधि थी, जो कोष था, जो पैसा जमा किया गया था, उसका उपयोग किया जाता था जो लंदन में भारतीय जो ऑफिस थी उसके लिए। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेजी जो कर्मचारी थे उनका वेतन और पेंशन देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। दोनों ही बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा ऑप्शन, भारत के बाहर हुए जो युद्ध होता था, अंग्रेज जो लड़ते थे युद्ध में, उसका प्रयोग किया जाता इस पैसे से, मतलब इसका खर्च जो है बाहर लड़ने के लिए भी किया जाता था। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये दो चीज़ें जो है, यानी कि भारत के लिए जो ऑफिस अगर लंदन में है तो उसका पैसा भारत की मतलब जो होम चार्जेस के रूप में वहाँ पर जमा किया जाता था। और जो भी भारत में जो कर्मचारी थे, अंग्रेजी कर्मचारी, उनको भी वेतन वगैरह उसी से दिया जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही सही है। यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, 3 जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस जो था इसका प्रयोग किया जाता था, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो पहला जो देखेंगे, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यही बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस जो है भारत में जो ब्रिटिश आयात पर दी गई जो रियायत थी, जो छूट थी, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। अगला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था। इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह जो थी तरजीह दिया जाना, है ना। तो यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने उद्योग धंधा को बढ़ा रहे थे, जिसके कारण भारत में उद्योगों को जो स्वतंत्र विकास नहीं हो पाए। यानी कि भारत में भारतीयों का जो है बहुत बाद में भारतीय फैक्ट्री वगैरह विकास होना शुरू हुआ था। शुरुआती समय में देखेंगे तो अंग्रेज़ों का ही फैक्ट्रियाँ फल फूल रही थी या बढ़ रही थी तेज़ी से। 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, 18वीं शताब्दी, यहाँ पर शताब्दी छूट गया है, 18वीं शताब्दी होना चाहिए, से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज जो क्या थे। तो ये पण्य पदार्थ जो है ये क्या है। तो पण्य पदार्थ मतलब होता है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा, अफीम जो था इसको पण्य पदार्थ कहा जाता था, और ये IAS एग्जाम प्री 2018 में पूछा गया था। अगला लिखा हुआ है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो पहली बात, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है ये क्या कहते हैं। तो अगर जानते रहते कि इस्तमरारी बंदोबस्त का दूसरा जो नाम होता है वो होता है अस्थाई बंदोबस्त, तो सीधे सीधे पकड़ लेते कि ये कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसके प्रकाशन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो वही इस्तेमारी बंदोबस्त हो गया या आपका स्थायी बंदोबस्त हो गया, एक ही बात हुआ। तो ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग, 7 नंबर जो है, फिर तिबारा जो क्वेश्चन पूछ दिया, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में। तो नहीं, यहाँ दिया कि स्थायी बंदोबस्त किससे किया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त में एक बीच में जमींदार को रखा जाता था। अंग्रेज जमींदारों से डील करते थे और जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। ठीक है, अगला स्थायी बंदोबस्त किसके साथ होता था। तो जमींदारों के साथ होता था। किसके साथ? जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो किसने किया था? तो वो कॉर्नवालिस किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस। अगला, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इसको देखिएगा, तो लागू करने का जो क्रम है ना वो 1793 में देता है। SCERT बिहार बोर्ड की किताब में देखिएगा तो सीधे सीधे लिखा हुआ, मिलान करने में ही दिया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त ऐसे मिलान कीजिए 1793, और मैंने पूरे डिटेल में ये पढ़ाया हूँ SCERT को भी और NCERT को भी। अगला क्वेश्चन, 1793 में
कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः उसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? किसको देखा जाता है? तो याद रखिएगा, अब पहला जो लिखा है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया। दूसरा लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया। तीसरा लिखा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाया। चौथा लिखा है कि उपयुक्त में से ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ आंसर दे रहा है कि कोई भी सही नहीं है। इसका एक बार स्टेटमेंट इसको देखेंगे लोग कि क्यों सही नहीं है। यहाँ देखिए 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकार कर लिया गया था जब तक कि लगान एकत्र कर 10/11 भाग सरकार को दे देते थे। और 10/11 वाला में जो हिस्सा है ये आप लोग को सीधे SCERT में लिखा गया है, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को। लेकिन जमींदार की भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह प्रति भूमि आदि जो निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े, है ना, क्योंकि फिक्स नहीं था कि कितने एरिया में कराना है, कैसे कराना है। बस उन्हें टैक्स से मतलब रहता था। शुरुआती समय में अंग्रेज को सिर्फ टैक्स चाहिए था, है ना, कैसे ज़मींदार किस तरह खेती कराएगा। और ज़मींदार को भी था कि भाई हमें किसी तरह टैक्स चाहिए किसानों से, किसान को, है ना, जितनी भी समस्या है वो सारी समस्याओं को इग्नोर करता था लोग। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। अगला, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। मतलब कि जमींदार जो थे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उस समय जमींदारों को उतना सरकार जो है, अंग्रेज जो है, पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पाई थी। अगला, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, यानी भूमि से जो पैसा इकट्ठा करना, यही कारण था। 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि के पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब किया गया था ये? 1885 में। कब किया गया था? याद रखिएगा, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। तो कौन कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करना चाहता था? तो याद रखिएगा, इसमें है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। ये दोनों ही मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार देते हैं और इसको लागू करने के लिए कहते हैं। कौन था? मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों ही। ठीक है, आगे चलते लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था, याद रखिएगा, मद्रास वाले क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू किया गया था? मद्रास वाले क्षेत्रों में। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो भू राजस्व की जो अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों अलग अलग, मतलब कहाँ शुरू की गई थी? तो जो अस्थायी बंदोबस्त था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में था, और जो रैयतवाड़ी जो क्षेत्र था वो मद्रास वाले क्षेत्रों में, यानी दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में था। दक्षिण भारत वाले लगभग जो साउथ इंडिया वाला एरिया था, मद्रास वगैरह क्षेत्र, वहाँ पर लागू था। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो मुनरो जो है किससे संबंधित है? अभी जस्ट देखिए, रैयतवाड़ी से संबंधित था मुनरो। ठीक है, अगला, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो संग्रह जो प्रचलित था वो किन किन क्षेत्रों में? तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपका, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत, ये दोनों ही क्षेत्र में, और दोनों ही दिया हुआ है SCERT किताब में, सीधे दिया है पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत, यानी साउथ साइड में और पश्चिम साइड में भी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही हो जाएगा सही उत्तर। अगला, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है, यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था? तो अभी जस्ट देखिए कि मुनरो ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? तो मुनरो ने, टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त आएगा तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी आएगा तो मुनरो हो जाएगा। आगे आ जाइए,
अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो कहाँ पे किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में या पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में तो आपका स्थायी बंदोबस्त लागू था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ पे, तो याद रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को ही दिया जाता था, तो किसान द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, ये तो सही है। दूसरा, सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ये भी सही है। तीसरा, कर लगान के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यानी कि कर लेने से पहले सर्वेक्षण और उसका मूल्यांकन निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं लो, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो कौन सी प्रथा हो जाएगी, यानी कि सीधा किसान को ही दिया गया, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और जिसमें जमींदार बीच में था तो वो जमींदारी प्रथा या उसी को स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और 2 दोनों को ही देखना है। पहला जो कथन लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, ये तो सही है। दूसरा, इसका रीजन लिखा है, इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, नीचे दिए गए, तो वर्ग तो बना ही था बिल्कुल, ये अलग अलग करने वजह से 2 अलग अलग ग्रुप बन गए थे, जिनको ज़्यादा समस्या थी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी समस्या थी, हर कोई अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे थे। अगला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ये 1900 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1900 में। अगला, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में किया गया था, 39 में किया गया था। आ गया जी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैच करना, मिलान करना कि कौन किससे मिलान होगा। लिखा हुआ है जजमानी, तो जजमानी किससे मैच करेगा, तो याद रखिएगा जो जजमानी है वो उत्तर भारत से ही मैच करेगा। दूसरा, 12 बलूट देखेंगे तो 12 बलूट किससे मैच करेगा, तो याद रखिएगा 12 बलूट जो है ये महाराष्ट्र मैच करेगा, ठीक है। तीसरा, मिरासी किससे मैच करेगा, तो तमिलनाडु से मैच करेगा। अडाडे जो है कर्नाटक से मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर देख लेते इसको, जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा सही मिलान। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है, ब्रिटिश भारत के सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, तो कितना प्रतिशत, याद रखिएगा 40% जो है व्यय होता है, कितना, 40% जो है व्यय होता था, ठीक है। अगला जी, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी जो था ये सही परिभाषा के नीचे किस कथन में आती है, यानी कि किससे मैच करता है, तो यहाँ देखेंगे, देखिए अक्सर कथन वाला में देखिएगा, आपको कोशिश कीजिएगा जो बड़ा लिखा रहेगा ना, ये बताने का एक तरीका बता रहा हूँ, और मोस्टली देखिएगा जो भी बड़ा लिखा रहेगा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको पता होगा तो कंफर्म वही सही होगा, नहीं पता होगा अगर बाय द वे ऐसे ही आंसर मारना है तो कोशिश कीजिएगा जो बड़ा दिया रहेगा वही ज़्यादातर आंसर होता है। जैसे यहाँ लिखा है दूसरा नंबर, बी नंबर, भारत की राष्ट्रीय संपदा का 1 के भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, यही हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वही थे दादा भाई नौरोजी ने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला लिखा है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन का सिद्धांत, तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी में दादा भाई नौरोजी है। अगला, यहाँ भी कथन देखिएगा और इसका स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट में रीजन और कथन दोनों। तो पहला लिखा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप और अप्रतिफलित निर्यात था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी कि कथन सही है और उसका स्टेटमेंट भी, यानी उसका रीजन भी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के
आर्थिक आलोचक था या थे। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का जो देखेंगे तो आर्थिक आलोचक कौन था, ये कौन थे, तो याद रखिएगा इसमें से आर्थिक आलोचक जो थे उपनिवेशवाद का नौरोजी साहब, अय्यर और आर.सी. दत्त तीनों ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के उत्कात सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, तो कौन नहीं विश्वास करता था, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो है इनको विश्वास इसमें नहीं था। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। पहली बात, ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से, तो याद रखिएगा लंदन के सोनेस चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो अभी जस्ट बताया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के किस दल पर मतलब टिकट लड़ा था, किस पार्टी से टिकट लड़े थे, तो याद रखिएगा उदारवादी दल से। कौन सी, उदारवादी दल। अगला है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था, तो अभी जस्ट पढ़े इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। अगला है कि अनौद्वीकरण यानी कि उद्योग बंद होना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसमें से कथन 1 और 2 कौन सा सही हो जाएगा, तो दोनों ही कथन सही हो जाएगा क्योंकि 1813 में ही जो है ये व्यापारिक छूट दे दिया गया कि ब्रिटेन से अब जितने भी कंपनियां हैं आके भारत में व्यापार कर सकते हैं। इससे जो ब्रिटेन कंपनियां बढ़ने लगी और भारत की कंपनी जो है धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन लिखा है, उन्होंने यह बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की कि भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा लिखा हुआ है, तो किसके बारे में कह रहा है, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात किया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी क्या क्या किए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान, इनका मतलब क्या प्रभाव रहा। तो पहला जो है कि आर्थिक शोषण कर रहे हैं ये तो बोले ही थे, इसीलिए तो वो किताब भी लिखे थे। दूसरा जो है प्राचीन ग्रंथों से, ये प्राचीन ग्रंथों को फॉलो नहीं करते थे, मतलब उसका उपदेश वगैरह नहीं देते थे। तीसरा जो है वो लिखा है कि उन्होंने सामाजिक बुराइयों में नहीं, सामाजिक बुराई की भी बात नहीं करते थे, सिर्फ आर्थिक रूप से ये बात करते थे। एक तरह से समझे तो इकोनॉमिक्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने किया था, तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। याद रखिए किसने कहा था, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है जी, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दक्षिण भारत में, तो याद रखिएगा ये सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत। अगला है, मिलान करना है कि किससे, कौन सा मिलान होगा। पहला जो लिखा हुआ है औरंग किससे मिलान होगा, तो याद रखिएगा औरंग देखेंगे तो ये नहीं, इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है, यानी कौन सही है। तो औरंग जो है राजकोष का प्रभाव यानी राजकोष का प्रभारी को औरंग कहा जाता था, नहीं, राजकोष के प्रभारी को औरंग नहीं कहा जाता था। दूसरा, बेनियान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। ठीक है। तीसरा, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था। तो दूसरा और तीसरा ये सही लग रहा है। इसका यहाँ पर देखते हैं, औरंग शब्द जो है एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। औरंग का अर्थ क्या होता है, फारसी शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। तो यहाँ जो है राजकोष का प्रभारी नहीं, औरंग का अर्थ ही होता है गोदाम। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो अंग्रेजी शासन का जो परिणाम था, क्या परिणाम था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा, बहुत बड़े स्तर पर कृषि होने लगा। वाणिज्यीकरण मतलब होता है कि अब बिजनेस के तौर पर खेती हो रहा है, अंग्रेज करवाते थे इसी वजह से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिकरण क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की सही व्याख्या करता है। तो क्या कौन से करता है, तो याद रखिएगा भारतीय दस्तकारी उद्योगों को नष्ट हो गए थे, ये जितने भी उद्योग थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, यही जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन यहाँ से अगला टॉपिक आ गया 1857 की क्रांति आ गया। इसको देखेंगे 1857 की क्रांति, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। आगे जाइए, पहला जो देखेंगे क्वेश्चन, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो कब शामिल किया था? याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 1856 में शामिल किया था। अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो क्या कारण था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, ये भी कारण था। तो अगर देखेंगे तो ये धर्म में सबसे पहले हस्तक्षेप का ही मेन कारण था। याद रखिएगा, क्या कारण था? धर्म में हस्तक्षेप का कारण था। सब कारण थे, लेकिन मेन मुख्य कारण था ये धार्मिक रूप से जब छेड़छाड़ करने लगे तब ये बवाल ज़्यादा उठा। अगला, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुआ था। 29 मार्च को ये मंगल पांडे जो है अपने अंग्रेज अधिकारी पर हमला बोल दिए, जिनकी वजह से इनको पकड़ लिया गया। अप्रैल में इनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद से बवाल जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। अगला, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मतलब किस घटना से संबंधित है? बैरकपुर घटना से संबंधित है। अगला, मंगल पांडे जो सिपाही थे वो एक्चुअली में देखेंगे तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। यहाँ पर नहीं दिया है, याद रखिए कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वो दिया गया था बख्त खां को, क्योंकि बख्त खां जो है लगभग 3000 सैनिकों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े हुए थे। बख्त खां, याद रखिएगा, 1857 क्रांति में ये भी काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिए थे। याद रखिए, यहाँ साहेब ए आलम बहादुर के खिताब इनको दिया गया था, ये जफर द्वारा, बख्त खां को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य जो कारण था, ब्रिटिश सरकार की गजब की नीति, मतलब उनकी सब जितनी भी नीतियाँ थी उसी की वजह से क्रांति हुआ। अगला क्वेश्चन, 1857 के लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा, उसने बोला था एच रसेल ने, WH रसेल ने कहा था। अगला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से, वही क्वेश्चन फिर देख दिया, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी वो कौन सी घटना थी? तो याद रखिएगा, सैनिक का दल जो है मतलब दिल्ली की तरफ रवाना हुआ मेरठ से। ये घटना हुई थी 10 तारीख को, 10 मई को ये घटना हुई थी। 10 मई को सारे सैनिक दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए, जाके जफर को अपना नेता बना लिए। यहाँ देखेंगे 11 मई 1857 को दिल्ली से मेरठ से आए सिपाहियों ने, मतलब 11 मई को वहाँ पहुँच गए, 10 मई को ये शुरू हुआ था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? तो विद्रोही बनाने का जो कारण नहीं था वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ लिखा है कि ईसाई धर्म को फैलाने से अधिकारियों ने प्रयास किया, ये तो कारण यह है। जहाजों यात्रा से, ये भी कारण है। आपको SCERT में पढ़ाया था कि भारतीय सैनिक जहाज मतलब समुद्र रास्ते नहीं जाना चाहते थे, जबकि 1856 में कानून बनाया गया कि आप समुद्र पार जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। इससे बड़ी नाराज़ थे भारतीय सैनिक। ठीक है, भत्ता उनको समय पर मिलता नहीं था, बड़े बड़े पोस्ट उनको दिया नहीं जाता था। ये सारे कारण थे। अधिकारियों की अक्षमता नहीं, अधिकारी तो सब एकदम टाइट था लो अंग्रेज का। तो ये चौथा नंबर जो कह रहा है कि ये कारण जो है नहीं था, बाकी सारे कारण थे 1857 के। अगला, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था, मतलब कि क्या सिंबल रखा गया था? तो कमल और रोटी का सिंबल रखा गया था, प्रतीक चिन्ह, ये 57 की क्रांति का। अगला, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? किसे किया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली को सबसे पहले, मतलब जब उन्होंने फिर वापस कब्जा करना शुरू किया था दिल्ली को किया। बहादुर शाह जफर को पकड़ के भेज दिया गया रंगूल जेल में, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गया। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो याद रखिएगा, उनका जन्मस्थली जो है बनारसी है, बनारसी से, और ग्वालियर जो कि महारानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इनका ओरिजिनल जो नाम था, क्या नाम था? मणिकर्णिका। मूवी भी है, याद रखिएगा, मणिकर्णिका मूवी। 19 नवंबर 1835 ईस्वी में इनका जन्म जो है गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। वाराणसी के गोलघर, पटना गोलघर मत समझिएगा। ठीक है, बनारस में हुआ था।
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह, बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर था। ठीक है, कौन था? खान बहादुर था। याद रखिएगा, खान बहादुर जो थे 1857 में बरेली से थे। और अगला इसमें जो भी दिया गया है मौलवी अहमदुल्ला है, इन पे तो 50,000 का इनाम भी लगा दिया था। अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस थे, प्रचलित थे उस समय के क्रांति में। कुंवर सिंह तो अपना बिहार से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये भी। ठीक है, आगे जी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि जो है ग्वालियर में। कहाँ में है? तो याद रखिए ग्वालियर में इनकी समाधि है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है जो शहीद हुई वो ग्वालियर में हुई। समाधि स्थल वहीं पे है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ग्वालियर में इनकी ये शहीद हुई थी। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो अंतिम युद्ध जो है किस अंग्रेज से सामना करना पड़ा था? तो वो था ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। ह्यूरोज जो था वो रानी लक्ष्मीबाई और उनके बीच में युद्ध होता है। और ह्यूरोज ने कहा था कि एक भारतीयों में एक भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई जितने भी सोए विद्रोही है उसमें एकमात्र अकेला जो है मर्द यही है। मतलब वो इस तरह से लड़ी हुई थी कि वो देखकर ताज्जुब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में था? तो लखनऊ से कौन था? तो याद रखिएगा जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ से लड़ रही थी। कानपुर से थे नाना साहब, तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी, झांसी से लड़ रही थी। अगला, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कहाँ के? अवध से। तो अवध बोले तो कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा, लखनऊ अवध एक ही जगह है। अब बेगम हजरत महल हो जाएंगे। ठीक है, अगला, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ, फिर वही हो जाएगा बेगम हजरत महल हो जाएंगी लखनऊ से। अगला जी, इलाहाबाद से कौन थे? तो वही जब अभी बता रहे थे मौलवी साहब थे, मौलवी जो लियाकत अली थे इलाहाबाद से। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो संख्या थी, ज़्यादा संख्या कहाँ के थे? तो ज़्यादा लोग जो थे अवध से थे। अवध के ज़्यादा सैनिक थे 1857 की क्रांति में। अवध से, केवल अवध से ही 75,000 जो है सैनिक शामिल थे। अगला लिखा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का जो कमांडर थे वो थे तात्या तोपे। याद रखिएगा तात्या तोपे जो है ये इनके कमांडर थे। अगला, अजमुल्ला खां सलाहकार थे। तो किसके सलाहकार थे? तो याद रखिएगा नाना साहब के सलाहकार थे अजमुल्ला खां। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसके मित्र ने धोखा दिया और जिसके कारण अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया? तो वो तात्या टोपे थे। तात्या तोपे जो है अपने मित्र राजा के पास रुके हुए थे तो उन्होंने उनका धोखा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो रामचंद्र पांडुराम इनका ओरिजिनल नाम था। याद रखिएगा तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुराम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये भारतीय विद्रोही के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के योयोला गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था पांडुराव टोपे। ठीक है, जो कि उसके बाद ये बिठूर आ गए थे। वहाँ पर ये पेशवा दत्तक पुत्र नाना साहब जो दत्तक पुत्र जो थे कौन था? धोंदू पंत जिनका नाम था, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इनका मूल नाम जो था धोंदू पंत। उसके बाद महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए। उसके बाद से यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो किनके विश्वासघात से? तो अंततः इनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने इन्हें धोखा देकर उन्हें उसी समय पकड़वा दिया। कौन पकड़वाए थे? याद रखिएगा मान सिंह द्वारा इनको धोखा दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम था? तो अभी जस्ट पढ़े कि तात्या टोपे जो थे वो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला लिखा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे जो कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह तो ये तो बिहार से थे। अगला क्वेश्चन आते हैं लो, ईस्वी यानी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर आरा, बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है जी, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आरा, जगदीशपुर। देखिए एक एक करके नाम दे रहा है, कभी बिहार, कभी जगदीशपुर, कभी आरा, तीनों ही याद रखिएगा।
1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वे थे बाबू कुंवर सिंह, बिहार से अपना लड़ रहे थे। अगला, 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया? बिहार से, तो बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह। देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा है और आप सभी के एग्जाम में भी आया हुआ था और हर बार आता है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कहाँ से किया था? बिहार से किया था, जगदीशपुर आरा से किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा, फिर वही क्वेश्चन है। बिहार से 1857 का नेतृत्व कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन था? तो कुंवर सिंह, फिर वही क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा हुआ है। अभी और आ जाइए, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो फिर वही कुंवर सिंह। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पटना में जो थे वो थे, आपका याद रखिएगा, जो पटना में थे पुस्तक विक्रेता एक थे, उनका नाम था पीर अली। और यहाँ पीर अली तो नाम नहीं है, तो राजपूत कुंवर सिंह फिर आ जाएगा। पटना से नहीं, एक्चुअली में इनको होना चाहिए बिहार से, ठीक है, बिहार से। पटना कहने का मतलब इन द सेंस बिहार कह रहा है, तब हो जाएगा ये बाबू कुंवर सिंह या राजपूत कुंवर सिंह। खाली पटना पूछता तो पीर अली होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में नहीं था तो फिर वही हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से असम के विद्रोही नेता। अब असम आया तो असम में क्या हो जाएगा? दीवान मनीराम दत्त थे। कौन? दीवान मनीराम। 1857 के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र था वो मतलब कहाँ विद्रोह हो रहा था? तो जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह का जो जगह था, उनका घर था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो कौन था? तो कौन थे? तो याद रखिएगा, है ना, ये ठाकुर कुशल सिंह थे। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान का 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जो 1857 की क्रांति में ये प्रभावित नहीं था या उसमें शामिल नहीं था, तो जयपुर केंद्र में नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने किया? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इन सभी में देखेंगे तो शहादत खां थे। बाकी ये तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और ये सब बाद में आएंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह में अकेले अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो यही मौलवी अहमदुल्ला थे। बड़ा, क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी तक भी कर दिया था कि अंग्रेज तो अब खत्म होने वाला। देखिए तो उसमें बताएं कि 50,000 का इन पर इनाम रखा गया था, ठीक है। फैजाबाद से ये लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था? किसने, मतलब भोपाल से कौन थे? तो याद रखिएगा, फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो किसने देखा था? याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब जो थे वो देखे हुए थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल जो निवास था वो कहाँ था? आगरा में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखिएगा, भगत सिंह उस समय नहीं थे। रहते तो जरूर भाग लेते, ऐसे थोड़ी कि नहीं लिया लिखा हुआ है, नहीं थे होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत दिया है। भगत सिंह को लिखना चाहिए वो नहीं थे, शहीद आजम भगत सिंह। अगला, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित जो है संबंध नहीं था? तो किनका संबंध नहीं था? तो याद रखिएगा, उधम सिंह। ये तो जनरल डायर को जाके लंदन में उसको मारेंगे, ये भी नहीं थे। ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो उसमें छोटे बच्चे भी थे, बाद में ये जाके वहाँ पर बदला लिए। अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यानी गद्दार राजवंश कौन था? तो याद रखिए, ग्वालियर के सिंधिया थे। और ये ज्योतिराव सिंधिया जो है उनसे पूछा गया था इस पर, तो गोल बटल वो भी जवाब दिए थे। अगला, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या? तो शिक्षित जो मध्य वर्ग थे, वो ये पढ़े लिखे जो वर्ग थे वो क्या किए थे? तटस्थ, उसी तरह मतलब चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे थे। 57 क्रांति में किसी का सपोर्ट नहीं किए, ना ही अंग्रेजों का ना ही भारतीय लोगों का, चुपचाप देख रहे थे टुकुर टुकुर, ठीक है, तटस्थ बनाए रखे थे। अगला, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो वही अभी जस्ट देखिए, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया और इसमें शिक्षित वर्ग दिख नहीं रहा है। तो जमींदार नहीं भाग लेते, एक ही मात्र जमींदार थे कुंवर सिंह, वो भी पहले जमींदार ही थे, इनकी जमींदारी छीन ली गई थी इसीलिए वो भाग लिए थे। बाकी कोई जमींदार वगैरह अंग्रेज का विरोध नहीं कर रहा था। कारण क्या है कि उनको बैठल बैठल मिल रहा था पैसा टैक्स के रूप में। अगला,
इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत जो है नहीं की? मतलब कि बगावत नहीं किया था, वो हैदराबाद का निज़ाम था। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला यही था, हैदराबाद का निज़ाम, उसके बाद अवध का नवाब। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो चित्तौड़ था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो ये बिहार का दिया हुआ, और बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका पटना जो है, अप्रभावित नहीं, पटना प्रभावित रहा था। इसमें से क्या कह रहा है? अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? दानापुर तो प्रभावित रहा ही, बिल्कुल रहा। पटना भी तो 1857 क्रांति में प्रभावित रहा। आरा तो रहा ही। मुजफ्फरपुर, मुंगेर होना चाहिए था, नहीं प्रभावित रहा। मुंगेर ऑप्शन नंबर 5 जो है, यानी केवल 5, हाँ ऑप्शन नंबर 5 आपका ठीक है। तो केवल 5 ये मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था, मुंगेर में कोई असर नहीं हुआ था। अगला लिखा हुआ है कि मिलान करना है। बख्त खां के किससे मिलान होगा? तो अभी जस्ट पढ़े लो, बख्त खां जो हो जाएंगे वो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला जो हो जाएगा, ये कहाँ से हो जाएंगे? अहमदुल्ला जो हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे आपका अहमदुल्ला। कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे? तो ये कुंवर सिंह हो जाएंगे आपका ये कहाँ गया? आरा से। कुंवर सिंह आरा से। नाना साहब कानपुर से। और तो सी का 2, सी का 3 ही होगा, यानी सी का 3 देखिए किस में कह रहा है? तो सी का 3 जो है ऑप्शन नंबर सी का 3 इसमें किस में आ गया? यहाँ पर आएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र यही दिख रहा है सी का 3, ठीक है। अगला यहाँ देख सकते हैं, बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे। अगला यहाँ देखिए, फिर यहाँ मिलन करना। झांसी की रानी जो थी वो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। और लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन हो जाएगा? तो कानपुर से हो जाएंगे आपका फैजाबाद से तो ये मौलवी अहमदुल्ला थे, और कानपुर से अजीमुल्ला थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला संभलपुर से देखेंगे, तो संभलपुर इसमें कह रहा है कि जो सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है। ये ऑप्शन जो है गलत है। लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे, याद रखिएगा बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। और लियाकत अली के देखेंगे तो ये इलाहाबाद से थे, ठीक। इलाहाबाद के चालन में हुआ था इनका जन्म, और इलाहाबाद के विद्रोही में ये शामिल थे। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी। कह रहा कि सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, तो भाग लिया था, तो 1857 क्रांति में भाग लिया था। नाना साहब कानपुर से, ठीक है, ये लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये भी सही है। बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, ये भी ठीक है। जिन्नत महल शायद दिल्ली से ही थी। और टॉपिक में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका कथन देख लेते हैं, ठीक है। जो जिन्नत महल थी अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में शामिल हुई थी, ये भी थी, ठीक है। जिन्नत महल अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में शामिल हुई थी। आगे आ जाइए। अब फिर से यहाँ देखेंगे तो नाना साहब देखेंगे तो कहाँ से हो जाएंगे? नाना साहब कानपुर से। और मौलवी अहमदुल्ला सी नंबर जो लिखा है, ये तो अभी जस्ट बताया। जो अहमदुल्ला जो थे वो कहाँ से थे? याद रखिएगा वो कानपुर से। उसके बाद से आपका जो हो जाएगा दूसरा नंबर नवाब हामिद अली खां। तो हामिद अली खां देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपका नवाब हामिद अली खां, ये हो जाएंगे कहाँ से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दिल्ली से। नाना साहब तो कानपुर से। और उसके बाद से सी नंबर मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ये कहाँ से हो जाएंगे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो है ये हो जाएंगे लखनऊ से। मनीराम दीवान जो है ना, ये हो जाएगी असम से। हालांकि ये जो लखनऊ नहीं होना चाहिए अहमदुल्ला जो है, लेकिन दिया हुआ है ऑप्शन में तो यही हो सकता है। अगला जी यहाँ देखेंगे तो नाना साहब कानपुर से तो थे ही, और नवाब हामिद अली खां जो थे ये दिल्ली से, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला या अहमदुल्ला जो है ये शाह जो थे लखनऊ नहीं फैज़ाबाद से थे एक्चुअली में अहमदुल्ला, ठीक है। उसके बाद से मनीराम दीवान जो है असम से, ये सही है। 1857 के विद्रोह के समय में यहाँ देखिए लिखा भी है नोट में, लखनऊ में बेगम अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान दिया था। अच्छा, ये सहयोग दिए थे बेगम हजरत महल को, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर ओवर था कैनिंग था, वह यही बाद में वायसराय बनेगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वही था, क्या गया, कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, 1857 के समय में बैरकपुर में
कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो याद रखिएगा ये बैरकपुर पूछ रहा था उस समय हैसरे थे। कौन थे? हरसे कौन था? हरसे था। और किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय यही बनाया, कैनिंग बनाया था। 1857 की क्रांति में कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में कैनिंग ने किस जगह को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को। इलाहाबाद में मतलब 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था याद रखिएगा वो कौन था? तो याद रखिएगा पामस्टर्न था। कौन था? पामस्टर्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का जो उसमें पीएम था। अगला, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो किसका नहीं जुड़ा है? तो याद रखिएगा जो नाम जो नहीं जुड़ा हुआ है इसमें से देखेंगे तो एक्चुअली में सबका नाम जो है जुड़ा हुआ है, अपने इसमें से कोई नहीं होगा, है ना। उपयुक्त में से नहीं, किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से सभी जो है, किसका नाम नहीं जुड़ा है? तो किसी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अगला, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा था? किन कारणों से असफल रहा? तो इसमें कारण देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता तो था ही, ये कोई कारण नहीं था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये मतलब कोई भी योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं था, बिना प्लानिंग की लड़ाई हो रहा था। अगला जी, अगला लिखा है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों असफल हुआ? तो याद रखिएगा इसमें अगर असफल होने के कारण देखेंगे तो बहुत सारे कारण आपको दिख जाएगा। जैसे भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार जो है, बहुत सारे लोग ब्रिटिश सरकार का साथ दिए। ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, बहुत सारे कारण इसका देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों सफल रहे? क्योंकि इसका कारण था कि वहाँ पर देखेंगे स्थानीय शासकों ने जो है क्रांतिकारियों का जो है साथ नहीं दिया, तो वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अगला, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने, मतलब लखनऊ में कौन ये युद्ध लड़ते गए मारे गए? याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका जनरल नील, हेवलॉक और लॉरेंस जो हो जाएगा ये मारे गए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला लिखा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों में शासक उनका साथ देने के लिए कतरा गए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और दोनों ही सत्य और ये को स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला, आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? याद रखिएगा बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो किसने दिया? तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर ने दिया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन सा सरकारी इतिहासकार थे? वो एन.एम. सेन थे। ठीक है, एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को किसने लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो कौन था प्रथम? सैयद अहमद खां। तथा कथित थे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? आर.सी. मजूमदार से। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर.सी. मजूमदार थे। अगला क्वेश्चन है जी, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो वही आर.सी. मजूमदार। 19वीं शताब्दी के इस तथ्य को मानने वाले जो इतिहासकार थे तो कौन थे? तो याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भ्रूण अवस्था में मानते थे। क्या मानते थे? भ्रूण अवस्था मानते थे। अगला क्वेश्चन,
1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सी एक अवधारणा सही है? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली मृतप्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राष्ट्रीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? आंसर होगा आपका 1 नवंबर 1858 को। कब ली थी? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ताज पहनने की जो घोषणा की थी। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा पूरा किया था? रियायतों को जो हड़पने की नीति थी, यानी कि हड़प नीति जो शुरू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। अगला, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला लिखा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पहला तो ये अंतर्गत रखना, ये तो होगा ही। तीसरा लिखा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तो शुरू से था ही ना, तो उसका भी विस्तारित रूप से करना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ये तीसरा जो है ये तो पहले से ही था, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोही को दमन के बाद भारतीय फौज में 9 संगठन में संबंधित था? तो पील आयोग। कौन सा आयोग आया? पील आयोग आया 1857 की क्रांति के बाद। अगला लिखा है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से ज़्यादा लोगों को लिया और वही बिहार और ये उत्तर प्रदेश के सिपाहियों की संख्या कम कर दिया। अगला टॉपिक आते हैं लो, अन्य जन आंदोलन, यानी कि जो जनजातीय आंदोलन था, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे। जनजातीय जो आंदोलन है जिसमें संथाल है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे लोग। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह यानी विप्लव हुआ था? तो कौन सा हुआ था? याद रखिएगा, नील उपद्रव जो हुआ था, नील उपद्रव जो देखने के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो याद रखिएगा, नील विद्रोह देखेंगे तो किसके बारे में हो जाएगा? तो जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे ज़बरदस्ती जो है खेती करवाया जाता, इसके संबंध में था। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण लेखक कौन थे? और ये क्वेश्चन भी आप लोग के पूछा जा चुका है टीआरई में, ठीक है। तो किसने लिखा था नील दर्पण? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। अगला लिखा हुआ कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने के लिए किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण का नाटक का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र, अभी जस्ट देखे लो यही थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ था? किन कारणों से हुआ था? याद रखिएगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका जो है इनका क्या हुआ था? अलकबर होने थे, यानी ह्रास होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और ये 1896 में कांग्रेस से जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। अगला देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो वो हो जाएगा सन्यासियों लोगों का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? तो किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में का कथानक आधारित है, तो क्या उसमें चर्चा किया गया? सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है ढूंढना है।
तो यहाँ देखेंगे सम्मिलित पवाना विद्रोह जो है 1873 में हुआ था, दक्कन विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक, और कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 तक हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ पर 1 2 नहीं 2 3 जो है गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, अगला जी, मुंगेर में बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बरहियाताल जो है ये विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी मुंगेर में, ये इसलिए विद्रोह हुआ था। अगला, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो क्या था? तो मुख्य केंद्र जो था वो था पटना। क्या था? मुख्य केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन आएंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो याद रखिएगा, गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो नींव पड़ी थी याद रखिएगा पंजाब में नींव पड़ी थी कूका आंदोलन। पागलपंथी विद्रोह एक के जो है विद्रोह था, तो कहाँ का विद्रोह था? तो याद रखिएगा गारो की विद्रोह था, यानी गारो खासी जयंतिया में से गारो पहाड़ी के विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो याद रखिएगा दादू मियाँ जो है फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी कौन थे? तो फराजी जो था वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला, वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस अंग्रेज़ के? तो याद रखिए केरल सरकार के विरुद्ध में जो वेलुथम्पू जी ने, मतलब केरल में ये विद्रोह हुआ था वेलुथम्पू द्वारा। अगला, निम्नलिखित में इसको पढ़कर सही विकल्प को चुने। पहला जो लिखा हुआ है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। दूसरा लिखा हुआ है, इनमें से कह रहे हैं कौन सा सही है? तो ये आपका पहला जो कथन लिखा हुआ है गंजाम विद्रोह, दूसरा गंजाम विद्रोह का नेतृत्व है धनंजय ने किया। तीसरा लिखा हुआ है गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व सीकर भांजा ने किया। चौथा लिखा हुआ है कि धनंजय सीकर भांजा के पिता थे, सीकर भांजा के पिता थे। तो ये जो हो जाएगा चौथा नंबर गलत है, बाकी ये 3 जो है ऑप्शन आपका सही है, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला आ जाइए, तो इनके क्या थे? उनके पिता नहीं, उनके क्या थे? बेटे, दूसरा बेटे थे द्वितीय, जो उनके जो क्या थे? उनके बेटे थे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जत्था जो है, ये जत्था जो है ये किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो किस इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी के विद्रोह का केंद्र था? तो कौन था? याद रखिए कोल्हापुर। कौन सा गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी वो कौन सी थी? खोंद जनजाति, जो मानव बलि प्रथा करता था लोग। अगला, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। अगला, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम वाले क्षेत्रों में किया गया था 1831 में। अगला है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे? बड़ौदा में हुआ था। अगला, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही क्रम में सजाना है। सही क्रम में सजाना है तो पहला देखेंगे बंगाल का सिपाही विद्रोह, ये सही है। पहले ही सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, अच्छा इसको क्रम में सजाना है। पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद से कच्छ का विद्रोह, तीसरा वेल्लारू के सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इसका पहले डेट आप लोग को पूरा कन्फर्म पता रहेगा तब समझ आएगा। यहाँ पर देखिए डेट पहले देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, वेल्लारू का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 में, कोल विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। अब यहाँ देखिए पहले ये बंगाल विद्रोह क्या था? 17 में था। कच्छ विद्रोह 1800 में था। ठीक है, 1800 कितने में था? 1806 में था। और वेल्लारू, ये कच्छ विद्रोह नहीं, कच्छ विद्रोह था 1800 आपका 19 में था, यानी कि ये पहला होगा ऑप्शन नंबर 1। तब उसके बाद से ये होगा और उसके बाद से कच्छ वाला होगा, तब कोल, और उसके बाद से हो जाएगा संथाल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में संथाल और सबसे फर्स्ट में हो जाएगा ये बंगाल का सिपाही विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्लारू का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा सर जॉर्ज वारले के समय में किया गया था। किसके समय में? जॉर्ज वारले के समय में। अगला, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये छोटा नागपुर अगर जनजाति विद्रोह देखेंगे तो ये जनजाति विद्रोह जो हुआ था इसका 4 अलग अलग समय में किया गया था।
तो देखेंगे तो 1800 में किया गया था, 1831-32 में, 1855-56 में, 99 में, क्योंकि ये सब तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ही तो विद्रोह था। जैसे कि संथाल विद्रोह किन क्षेत्र में था, संथाल विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में था। अगर शुरुआती समय देखा जाएगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ऑन एवरेज, तो यहाँ माना जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी 1820 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1820 होना चाहिए। अगला, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो किस स्थान पर किया था, याद रखिएगा बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेज का, बिहार यानी झारखंड उस समय था, है ना, झारखंड के साथ में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये सिंधु कानू और चांद भैरव चारों ही भाई किए थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चारों हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कौन किए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व देखेंगे तो सिंधु और कानू और चांद भैरव नहीं दिया, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो जो संथाल विद्रोह हुआ था याद रखिएगा 55 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था। अगला, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो नेता सिंधु और कान्हू था। ठीक है, निम्नलिखित में मैच करना। अभी देखिए संथाल जो हुआ था 1855-56 ये सही सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831 अभी जस्ट देख लो ये भी सही था। खांसी विद्रोह 1829 और अहोम विद्रोह 1815 जो है यही ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह देखेंगे तो ये 1828 में हुआ था, 1815 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन आएंगे 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो याद रखिएगा संथाल जो है वो हराए थे, मेजर बरो को हरा दिया था। अगला, यहाँ पर 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कुल में सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास कौन सा हो जाएगा, मेजर बरो संथालों में से लड़ाई में हार हुई, लड़ाई में जो हार हुई थी। दूसरा लिखा हुआ है कि इसमें से क्या कहना है, इसमें से कह रहे क्या, कौन सा सही उत्तर ढूंढना। ठीक है, तो पहला तो सही है, गोको, उसके बाद से गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय की भी एक महत्वपूर्ण नाम था, ये भी सही है। उसके बाद चौथा नंबर, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, नहीं ये उस साइड में नहीं था, ये संथाल वाले क्षेत्रों में जो संथालों का वर्चस्व जो था वो आपका सीबू वाले क्षेत्रों में, यानी कि भागलपुर से लेकर राजमहल के पहाड़ियों तक था। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ही सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विद्रोह में शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से ये उपाय किए गए थे, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल से भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया ना। ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अगला, संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल से में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो नरी खंड कहा जाता था। क्या, नरी खंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, याद रखिएगा भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में थी, और भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन सूत्रपात किसने किया, तो याद रखिए किसने किया, गोविंद गिरी ने किया था। किसने, गोविंद गिरी ने। अगला, उन्गलान विद्रोह किससे जुड़ा, और ये भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। उन्गलान विद्रोह किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा के जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसी को उन्गलान विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनके आगे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान और अथवा महान उपद्रव्य निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है, तो ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में, उसी को उलगुलान या महान उपद्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वो कौन थे, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखिएगा वो थे बिरसा मुंडा खुद ही थे। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था, उन्हीं के नाम पर तो झारखंड को अलग किया गया था, मतलब उन्हीं के ये जन्मदिन पर। मुंडा का जो विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता वही बिरसा मुंडा हो जाएंगे। अगला, मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किए, मतलब कब विद्रोह हुआ था, तो एक्चुअली में विद्रोह का जो देखिए तो 99 के आसपास में जो है बिरसा मुंडा ने 25 दिसंबर 1899 को ये क्या बोलते हैं उसको, जो ईसाई कमिश्नरी पर हमला किया था, जो कि इसमें आसपास नहीं दिख रहा है, तो अगर माना जाएगा तो 90 के दशक होना चाहिए, 90 के दशक से लिख देता ना तब चल सकता था। ठीक है, 99 उन्होंने किया था। अगला, बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए, तो सोते हुए पकड़े गए थे, ये एक्चुअली में पकड़े गए थे 3 मार्च को पकड़े गए थे, यहाँ ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है ना, और तो ये ऑप्शन नंबर
आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई, क्योंकि बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर यानी सीवा में जो जामकोपाई वन में सोते समय क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। 9 जून 1900 को ये जेल में रहस्यमय तरीके नहीं, हैजा की बीमारी से कहा जाता है, कहीं कहीं लिखता है रहस्यमय तरीके से मर गए। अगला, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो किसके पक्ष में थे, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा जो है यहाँ से किसी का पक्ष में नहीं लड़ रहे थे, मतलब किसी क्षेत्र को करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो आदिवासियों के पक्ष में लड़ रहे थे, आदिवासियों की लड़ाई कर रहे थे। अगला, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो उनका कार्य क्षेत्र जो था वो रांची था, यानी झारखंड वाला क्षेत्र था। अगला, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आदिवासी शब्द जो है ठक्कर बापा के द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है जी 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व में साझा कारण मुहैया किया, तो कौन सा तत्व था, याद रखिएगा जनजातीय समुदायों में प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया, ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। अगला, हैजा जो हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह किस काल में हुआ था, याद रखिएगा 1820-21 के दौरान ये हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था, तो इसका केंद्र जो था बिहार था और 1820-21 में हुआ था। अगला, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, खरवार आदिवासी आंदोलन जो है 1874 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विद्रोही नेताओं के विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो ब्रिटिश विद्रोह का जो नेता था यानी संभलपुर में कौन थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्र साई थे। अगला जी, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, पहला नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह, तो कौन पहले हुआ इसको देखना है, क्रम से सजाना। तो यहाँ पहले इसको देखिए कि कब कौन सा घटना हुआ था, तब क्रम जो है बेहतर तरीके से सजेगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, सिपाही विद्रोह है 57 में हुआ था, नील विद्रोह जस्ट जो है आपका ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन जस्ट आप शुरू में देखे थे, पहला ही क्वेश्चन यही लिखा था कि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये नील विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 में, इस क्रम को याद रखिएगा तो आसानी से आप सजा सकते हैं। अगला, 1875 में दक्कन विद्रोह के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण देखेंगे तो इनमें से अकाल की छाया, दूसरा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये तो सही है, ऊंची भू राजस्व दर, ये भी सही है, जबरदस्ती दी गई धार्मिक सुधारक का विरोध, ये इसमें से देखेंगे तो तत्कालीन जो कारण था वो अकाल की छाया और महाजनों की ऊंची दर, यानी कि अकाल की छाया, और ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही है। अकाल की छाया थी और महाजनों द्वारा ऊंची दर हो गया था, ठीक है। अगला, 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुआ, तो लोकप्रिय आंदोलन जो हुआ था वो कौन कौन आंदोलन था, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका नील क्रांति, दक्कन विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये 2, 3, 4 हो जाएगा, 2, 3, 4 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला आएंगे यहाँ पर मिलान करना है, मोपला विद्रोह कहाँ से था, तो मोपला विद्रोह जो देखेंगे ये हो जाएगा केरल से, अली मुलसियार सही का चयन करा, मतलब 1 का 2। पावना जो विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह तो आपका हो जाएगा ये बिहार से, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कहाँ से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा। और पावना विद्रोह देखेंगे तो ये बंगाल से हो जाएगा, और एका विद्रोह देखेंगे तो ये बच गया अवध का, एक ही बच गया, सी का आपका 4 अवध, बिरसा मुंडा आपका 2 और मोपला विद्रोह 1, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह जो था वो कहाँ का था, केरल का, अभी जस्ट देखें मोपला विद्रोह केरल यानी कि मलाबार तट केरल में हुआ था। जहाँ पर मिलान करना है तेभागा, मोपला विद्रोह, पवाना और बंगाल नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो था ये जस्ट आपका जो है 1859-60 में हुआ था। डी का जो है 1 जो है बहुत सारे में है, यानी तीनों में डी का 1 दिया गया। और मोपला विद्रोह जो देखेंगे और पावना विद्रोह जो है, पवाना विद्रोह इसका देखते हैं यहाँ सही क्रम में, सही क्रम होना चाहिए। तेभागा विद्रोह जो है 1946-47 में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में, पावना विद्रोह जो है 1873 में होता, नील विद्रोह 1859-60 में होता, जो कि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा था उसमें, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर वो दोबारा आ गया पावना विद्रोह, याद रखिएगा पावना विद्रोह बार बार पूछ रहा है, यहाँ दोबारा पावना विद्रोह के डेट याद रखिएगा 1873 और 76 में, ठीक है। पावना विद्रोह, नील विद्रोह तो 59-60 है, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में ना, मोपला विद्रोह, और तेभागा विद्रोह जो है ये 1946-47 में हुआ था। फिर यहाँ आ गया पावना जो है, तो पावना देखेंगे तो अभी जस्ट देखें 73 और 85 में था। एका विद्रोह जो था, एका संथाल विद्रोह देखेंगे तो संथाल जो हो जाएगा ये कब हो जाएगा, संथालों द्वारा 55-56 में जाएगा, ठीक है। तो इसको मैच करेंगे, पावना विद्रोह जो है 73-75 में, और एका विद्रोह 22 में, संथाल विद्रोह 55-56 में, ताना भगत 1914 में हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एका आंदोलन का आरंभ किया गया था, एका आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ किया गया था, याद रखिए उत्तर प्रदेश के हरदोई
और बराबरी एवं अन्य स्थानों में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी मैच करना है। तो पाबना विद्रोह अभी जस्ट देखें कि 73 से 76 यानी 75 के आसपास में था। उसके बाद से तो एक बी का जो 4 हो जाएगा, बी का देखेंगे तो 4 इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऐसे ही दिख रहा है, सही हो जाएगा। लेकिन पूरा देख लेते लो। बंगाल का जो नील विद्रोह जो था 59-60 में, पाबना विद्रोह 73 से 76 के बीच में, रंपा विद्रोह 79 से 80 के बीच में, जयंतिया विद्रोह 60 से 63 के बीच में। अगला 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ स्थित था, तो कहाँ पे स्थित था, याद रखिए केरल के मालाबार तट में। अगला क्वेश्चन आते हैं लो, 1921 का जो मोपला विद्रोह जो हुआ था, तो याद रखिए मोपला विद्रोह जो है ये भी केरल के मालाबार तट में 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। ये हो गया टॉपिक जो है हम लोग का। यहाँ पर आएंगे तो 2-4 क्वेश्चन और बच जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं लो। ये टॉपिक लगभग कंप्लीट होने वाला है, एक पेज और बच गया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बैरकपुर विद्रोह जो है कब हुआ था, कैसे हुआ था, और बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह अभी जस्ट आपने देखा कि 1855-56 में था, ठीक है। और बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था, बैरकपुर छावनी, ये 1857 में हुआ था, जो कि मंगल पांडे द्वारा किया गया था। उसके बाद से ये देखेंगे, पहला का देखेंगे तो पहला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का देखेंगे तो ये बैरकपुर विद्रोह एक बार 1824 में भी हुआ था, याद रखिएगा। बहरामपुर विद्रोह देखेंगे तो बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था ये फरवरी 1857 में हुआ था, और संथाल विद्रोह तो 1856-57 में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह जो है 1806 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहोम विद्रोह देखेंगे, कोल विद्रोह, संथाल और मोपला अभी जस्ट देखे, तो कह रहा है कहा कि इसको मिलान करना है। तो इसमें से बताइए कौन कौन सा आपको अभी तक याद रहा। जैसे कि संथाल आपने अभी देखा कि ये 55-56 में था, ये आ गया 55-56, और उसके बाद से मोपला देखा कि 1921-22 में था, अभी जस्ट आपने देखा। तो सी का 1 और डी का 3, देखिए डी का सी का जो है सी का 1 और डी का जो है 3 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही दिख रहा है। इसका मतलब है अहोम विद्रोह जो है कब हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो है याद रखिएगा 1828 में, कोल विद्रोह जो है 1831 और 32 में हुआ था, ठीक है। पूरा डेट याद रखिएगा। यहाँ पर आजिए, यहाँ पर पूरा दिया गया, पूरा डेट कब कौन सा विद्रोह हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कोल विद्रोह जो है कोली विद्रोह नहीं, गुजरात में नहीं हुआ था। अगला चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं, ये दोनों ही गलत दिया है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत हो जाएगा। अगला जी, अंग्रेज के विरुद्ध में नीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, याद रखिए कहाँ की गई थी, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में किया गया था। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो नायक जो है ताना भगत से संबंधित नहीं होगा, बाकी सारे जो है युग में सम्मिलित है। यहाँ तक हो गया हम लोग का टॉपिक जो है कंप्लीट। तो अगला टॉपिक जो है अभी जस्ट इसका जो है 1-2 घंटे में कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँ, और लास्ट तक यहाँ तक आ चुके होंगे। तो आप लोग का ज्योग्राफी का जो है मैंने बोला था कि महेश कुमार बंडवाल का जो है सेशन बनाने वाला हूँ, और उसमें बहुत सारे जो क्लास मतलब चैप्टर बना चुका हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट होता है आप सभी को जो है कोशिश करता हूं कि वो जो है कल जो है अपलोड कर दूं किसी भी हर हाल में, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ तक आए होंगे तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा महेश कुमार बंडवाल, ताकि समझ आ सके तो आप पूरी क्लास को देखे हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और 2-3 दिन में ये भी सेशन कंप्लीट कर दूंगा। मैं SCERT पहले पढ़ा दिया हूँ, टोटल आप लोग को NCERT पढ़ा दिया। अब जितना रहा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। TRE4 के लिए जो है जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, यानी एग्ज़ाम के अगले दिन ही मैं बैच के लिए बता दूंगा। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, इंक्वायरी आ रहा है कि बैच जो है कब आएगा TRE4 के लिए, तो मैं TRE4 के लिए आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। TRE4 के लिए मैं बता दूंगा कि कब जो है आप लोग का बैच आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो सारी चीज़ें जानकारी जो है आप लोग को दे दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।